नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के मही पंचायत की उन आत्मनिर्भर महिलाओं से जो कुछ समय निकालकर चीड़ की पत्तियों से विभिन्न तरह के घरेलू उत्पाद बनाकर और फिर उन वस्तुओं को बेचकर अपनी आमदनी को बढ़ा रही हैं। तो हमारे ग्रुप बने हुए जो है वो काफ़ी टाइम हो चुका है, 4 साल लगभग। तो 4 साल से जो है हम ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, लेकिन 3 साल से जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने जब से हमारी जो ये पंचायत है अडॉप्ट की, उसके बाद इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, पायनियर की, और कमाई हमारी अच्छी हुई। मतलब लगभग 7-8 लाख अब तक हम कमा चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान भी सभी घरों के अंदर बैठे थे, लेकिन जो हमारी मही पंचायत की लेडीज़ थी वो घरों में बैठ के भी अपने ये प्रोडक्ट्स तैयार कर रही थी। इसमें से कई लेडीज़ तो ऐसे जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान 30-30 हज़ार का प्रोडक्ट तैयार किया और बेचा भी उसके बाद। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं चूल्हे चौके तक सीमित थीं, वह आज परिवार के लिए आय का साधन बनी हैं। इन महिलाओं को आगे लाने का कार्य पर्यटन विभाग कर रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से फंड डीड एक प्रोजेक्ट के तहत इन महिलाओं को ट्रेनिंग मुहैया करवाई गई है, जिसमें महिलाओं को चीड़ के पत्तों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाना सिखाया जाता है। आज जो हम ये चील की पत्तियों के प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये सभी हमारे 10 ग्रुप है। 10 ग्रुप में हर लेडीज़ ये काम कर रही है। और इसके अलावा ये लेडीज़ फ्रूट बास्केट, चिल्लर बॉक्स, चपाती बॉक्स, फ्रूट ट्रे मतलब इत्यादि बहुत सारे काम इसमें कर रही है। सर, जैसे कि हम चपाती बॉक्स बनाते हैं, चपाती बॉक्स बनाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर तो हम सुबह से शाम बैठे तो समझो आपकी मतलब 3 दिन में हमारा चपाती बॉक्स तैयार हो जाता है। पर इसके अलावा हम घरों के काम के अलावा थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते हैं, फिर हम चपाती बॉक्स बनाते हैं। चिल्लर बॉक्स जैसे उसमें भी अगर 1-2 घंटे हम लगातार बैठे तो चिल्लर बॉक्स तैयार हो जाता है। और जैसे हम जितनी बड़ी चीज़ बनाएंगे उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे छोटी चीज़ बनाएंगे तो उसमें कम टाइम लगेगा। और अब हमने मतलब जैसे चील की पत्तियां हैं, हम उसमें कलर भी करते हैं, कलर वाले भी बनाते हैं। ये होली में जो रंग अच्छा यूज़ होता है उसको हम रंग बाज़ार से लाते हैं, फिर उसको जो चील की पत्तियां होते हैं उसको भी उसमें डालते हैं, फिर उसमें नमक, ग्रीसलिन और फिर उसको गैस पे उबाल के फिर उसको धूप में सुखाते हैं। उसके बाद फिर उसका यूज़ किया जाता है। और जैसे कि हम सभी लेडीज़ें ये थोड़ा अपने घरों के काम के अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, तो एक लेडीज़ अपनी 30-40 हज़ार कमा चुके हैं, क्योंकि घर के कामों के अलावा ही हम ये थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते हैं। पर जो हमारी ट्रेनर है उन्होंने 3 लाख तक की अपनी सेविंग कर ली है। आज ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर अपने घरों और खेती बाड़ी के कार्य करने के साथ साथ कुछ समय निकालकर चीड़ की पत्तियों को इकट्ठा कर विभिन्न तरह के घरेलू उत्पाद बना रही हैं, जिन्हें बेचकर अपनी आमदनी को बढ़ा रही हैं। सर, जो हमारा काम करने का तरीका हो वो इस तरह से, हम कभी ग्रुपों में आके ये काम नहीं करते। सभी महिलाएं जो है वो अपने घरों में काम करती है, लेकिन एक 17 तारीख हमारी फिक्स डेट होती है जिस दिन हम यहाँ पे पंचायत में इकट्ठे होते हैं और अपने प्रोडक्ट्स की बात भी करते हैं, अपनी सेविंग भी इकट्ठी करते हैं। तो जिसमें कोई कमी या कोई सीखना चाहता कुछ नया स्टिच, भाई मैंने ये बनाया और देखो आप किस तरह से बनाया, तो आप लोग वो सीख सकते हैं। हमारे प्रदेश में आंवले के बाग सभी स्थानों पर देखे जा सकते हैं और जिन बागवान भाइयों ने इसके बाग लगा रखे हैं वह फलन की अवस्था पर है, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण बागों में कई तरह के कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है। तो आंवला के बागों को इन कीटों से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसकी जानकारी लेते हैं डॉक्टर जेसी गुप्ता से। किसान भाइयों, आंवले से अच्छी पैदावार लेने के लिए उसमें कीट नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, आंवला में 4-5 प्रकार के कीट आते हैं जो आंवले की फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, आंवला के बाग को गोलमिच कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए आप समय रहते इस कीट की पहचान करके नियंत्रण किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में आंवले की जो शाखाएं हैं, शाखाओं के आखिरी सिरे पे आपने देखा होगा कि इसमें गोल गोल छोटी छोटी गांठ जैसी आकृति बन जाती हैं, जिसे हम तना पिट्टिका कहते हैं। इसमें एक कीड़ा होता है
काले रंग की गिडार होती है, इसको आप फोड़ के देखें किसान भाइयों, ये गिडार अंदर घुस करके शाखा की आगे से बढ़वार रोक देती है, वहाँ एक गुच्छा सा बना देती है और आंवले की फसल को बहुत अधिक हानि होती है। किसान भाइयों, इस तरह की अगर तना पट्टिकाएँ आपको आंवले की फसल में दिखाई दे रही हैं, आंवले के पेड़ों में दिखाई दे रही हैं, तो आप वहाँ से सेकेटियर के सहायता से वहाँ से गांठ के नीचे से इसको चारों तरफ से काट दीजिए, कट कर दीजिए। ऐसी सारी गांठों को आप सारे पेड़ों में से निकाल दीजिए और इसके बाद वहाँ पर वोल्डो पेस्ट का एक सॉल्यूशन घोल तैयार कर लीजिए और ये वोल्डो जो पेस्ट है वहाँ जहाँ आपने सेकेटियर से काटा है वहाँ उस शाखा पर इसको लगा दीजिए। और इसके बाद में डाइमेथोएट नाम की जो दवा है, डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके पूरे आंवले के पौधे पर इसका छिड़काव कर दीजिए। किसान भाइयों, आंवला के बाग को बिहार रोमिल इल्ली तथा माहू कीट द्वारा भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है, इसलिए आप समय पर इन कीटों की पहचान करके नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। बिहार हेयरी कैटरपिलर एक जो है रोएदार एक इल्ली, एक गिडार हरे भूरे रंग की आंवले की पौधों पर आ जाएगी और ये इल्ली जो है पत्तियों को और उसके फूलों को खा करके काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी, जिससे भी हमें हमारी फसल को बहुत अधिक हानि होगी। डाइमेथोएट नाम की जो दवा है, डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके पूरे आंवले के पौधे पर इसका छिड़काव कर दीजिए। तो ये दवा के छिड़काव से इस कीट का नियंत्रण भी आसानी से हो जाएगा। जैसे कि उसमें अभी एफिड जिसे माहू कहते हैं उसका प्रकोप हो जाएगा। काले रंग के भूरे भूरे रंग के जो है माहू के छोटे छोटे जो निम्फ हैं, कीट हैं, इस टहनियों पर और आगे के जो कोमल भाग है वहाँ जो है बैठना शुरू करेंगे और उसका रस पीना शुरू करेंगे और हमारी जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आंवले के पौधे पर इसका छिड़काव कर दीजिए। तो किसान भाइयों, ये जो दवा है डाइमेथोएट, ये हमारे तीनों प्रकार के जो कीट हैं उनको जो है नियंत्रित करेगी और जो है उनको नियंत्रण करके इन कीटों से हमारी जो आंवले की फसल है, जो पौधे हैं, उनको बचाएगी और हमें अधिक से अधिक उपज प्राप्त। किसान भाइयों, मूंगफली एक ऐसी फसल है जो तिलहन के रूप में अपनी विशेष पहचान रखती है। इसकी खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ किसान की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसी लाभ को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने मूंगफली की बुवाई की है। इस फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए आपको मूंगफली की फसल में सिंचाई प्रबंधन के साथ कीट रोगों के नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान देना होगा। तो इन सब कार्यों को किसान कैसे करे, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव से। आज जो हम चर्चा करेंगे वो मूंगफली की फसल पर होगी। ये हमारी खरीफ ऋतु की फसल है और मुख्यतः बहुत से किसान इसको अपने खेतों में लगाते भी हैं। मूंगफली जो है वो तिलहन फसल होने के कारण मूंगफली भूमि में पोटास और कैल्शियम की अधिक मात्रा में शोषण करती है। वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बुवाई का समय केवल 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देना लाभकारी होता है। गुच्छेदार प्रजाति किस्मों में हम 8 से 10 दिन के अंतराल पर भी सिंचाई कर सकते हैं और फैलने वाली किस्मों में 10 से 12 दिन के अंतराल पर भी सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई आवश्यकता खरीफ में सूखा पड़ने पर 2 से 3 सिंचाइयाँ कर सकते हैं। फलियों में दाने भरते समय भूमि में पर्याप्त नमी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वर्षा ऋतु की बात है तो जल निकास की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो इसके लिए हमारी मेन जो मुख्य नालियाँ हैं उनसे सहयोग नालियाँ जो जल निकास के लिए उचित हों, जहाँ पर हमारे जल भराव ज़्यादा होता है वहाँ से जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल से आप तभी ज्यादा पैदावार ले पाएंगे जब आप मूंगफली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखेंगे। इसके लिए आप फसल से खरपतवारों को निकलवाते रहें, लेकिन ध्यान रखें कि मूंगफली की फसल में सुइयां बनते समय निराई गुड़ाई नहीं करें। मूंगफली में जो किसान भाई हम लोग निराई गुड़ाई करते हैं 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई लाभदायक होती है। गुच्छेदार जातियों में मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आपको ये जो निराई गुड़ाई है वो आपकी निराई गुड़ाई फसल में फूल आने के समय होनी चाहिए, और फूल आने के बाद आप निराई गुड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि फूल आ जाने के बाद जब आप निराई गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। उससे आपके जो मूंगफली के जो नीचे रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं, वो फैलने में दिक्कत होगी। मूंगफली में मुख्यतः जो कीट लगते हैं उसमें से पहला जो होता है वो बिहार रोमिल सुड़ी होता है। यह एक मध्य आकार का कीट है। इसके पंखों पर काले धब्बे होते हैं, जिसकी सुड़ी जो नारंगी रंग की होती है पत्ती की ऊपरी सतह को खा जाता है, जिससे पौधों में भोजन बनाने की शक्ति यानी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कर देता है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए हम 0.15% थायोडान घोल का छिड़काव 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 500 ml पैराथियोन का भी छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। इसी क्रम में दूसरा जो मुख्य कीट है वो मूंगफली का एफिड है। एफिड मूंगफली के रोजट बीमारी को फैलाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। ये स्वयं भी पत्तियों का रस चूसता है और अंगमारी अवस्था में पहुंचा देता है, जिससे हमारे पौधों की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मेटासिस्टॉक्स का 0.15% घोल 800 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में इन कीटों के अलावा कई प्रकार के रोगों का प्रकोप भी होता रहता है। तो मूंगफली की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और इनका नियंत्रण कैसे करें, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों, अब इसी हम क्रम में आगे मूंगफली की बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे। मूंगफली में जो सबसे पहली बीमारी यानी रोग जो लगते हैं वो टिक्का रोग। इसके द्वारा फसल को बहुत अधिक हानि होती है। प्रारंभिक अवस्था में इस रोग के लक्षण नीचे वाली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर गहरे धब्बे पड़ जाते हैं। बाद में ये धब्बे गोल चतक्कों के रूप में बदल जाते हैं। इन धब्बों का जो व्यास होता है वो लगभग 1.6 mm के बराबर होता है, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, और ये आगे चल के काले और हरे रंग में बदल जाते हैं। धब्बों की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है, जिसके कारण हमारी पत्तियां गिरने लगती हैं। इसकी रासायनिक रोकथाम के लिए 0.2% डाइथेन M45 का 15 दिन के अंतराल में आप छिड़काव करके इस पर रोकथाम पा सकते हैं। एक आपके लिए आवश्यक है कि आप जब भी अपने खेत पर जाएं, अपने कार्य पर जाएं, अपने गमछे को या फिर अपने मास्क को साथ में लगा के चलें और खेतों पर निरंतर उचित दूरी बनाकर कार्य करें तथा अपने औजारों को भी निरंतर धोते रहें। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं को उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। तिल की फसल में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब या जिनेब की 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें। मूंग की फसल में जालीनुमा झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 50% की 0.1% मात्रा का छिड़काव करें। ग्वार की फसल में सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए थाइमेथाक्साम 25 WG की 0.3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के किसान सुखविंद्र सिंह ने। आप मूंग की फसल में मौजेक रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो सुखविंद्र सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज आप लोगों से हम मूंग के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कि मूंग की खेती करते हैं, उसमें बहुत सारे उत्पादन जो उसका कम होने का बहुत सारा कारण होता है। खास करके एक जो उसमें अटैक जो डिजीज़ का होता है, उसमें येलो मोजाइक वायरस जो है उसके अटैक के कारण बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है और हमारे उत्पादन को प्रभावित करती है। आज के डेट में आप जान ही रहे हैं, सुन रहे हैं, काफ़ी जो कोरोना वायरस चला हुआ है उसी तरह का ये हमारे पौधों के लिए, फसलों के लिए येलो मोजाइक वायरस जो है YMV के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है। पीला मोजेक रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलती है। मक्खी एक रोगग्रस्त पौधे की पत्ती पर बैठती है और मक्खी जब दूसरे पौधे पर बैठती है तो पूरे खेत में संक्रमण फैल जाता है। इस तरह से ये रोग पौधों में फैलता है। रोग ग्रसित पौधों में पीलापन,
पीला मोजेक बीमारी की वजह से होता है, जो एक विषाणु जनित बीमारी होती है। अगर रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की वृद्धि कम हो जाना, पौधों का पीलापन, ऐंठ जाना, सिकुड़ जाना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। कभी कभी पत्तियां भी खुरदुरी हो जाती हैं और मोटापन लिए गहरा हरा रंग धारण कर लेती हैं। रोग के लक्षण प्रारंभ में फसल पर कुछ ही पौधों पर प्रकट होते हैं और धीरे धीरे बढ़कर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। तो इसमें खेती में प्रबंधन के साथ साथ जो जरूरी है येलो मोजाइक वायरस को कंट्रोल करने का, उसमें है कि सही बीजों का चयन होना चाहिए जो कि रेसिस्टेंट वैरायटी हो। तो इसमें हम जो किस्मों का चयन करते हैं उसमें हमारे पास PDM 11 काफ़ी अच्छी किस्म है, अच्छी वैरायटी है, आप इसको ले सकते हैं। पूसा विशाल है, हम 16 है, ये सब किस्में जो हैं काफ़ी अच्छी है। तो इन सब किस्मों को आप लगा के इससे बच सकते हैं। दूसरा जो इसका उपाय है, जो हमारा बीज, अच्छे बीजों का चयन, वीड जो खरपतवार है उसका नियंत्रण, और जो हमारे पास मिट्टी है, सॉइल है, उसका मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को अगर हम करते हैं तो हमारे पास उसके उत्पादन को, उसके बीमारी को रोकने का काफ़ी अच्छा ये उपाय हो सकता है। रोग से बचाव हेतु बीजोपचार के लिए बीजों को इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड घोल में डुबोकर उपचारित करें। रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें, साथ ही खेत में पीले चिपचिपे प्रपंच लगाएं। उसका वेक्टर जो व्हाइट फ्लाई होता है, जो सफ़ेद मक्खी होती है, उसके कारण ये उत्पन्न होता है ये वायरस। तो इसको कंट्रोल करना, जो होस्ट है उसको कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे एक बार अटैक होने के बाद इस वायरस को कंट्रोल करना थोड़ा टफ होता है। तो फिर भी आप प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में आप इसमें 2 बार स्प्रे करें, एक तो 25 दिनों पे और दूसरा 45 दिनों पे। तो उसका जो डोज होगा 0.5 ml प्रति लीटर पानी आप इसका इस्तेमाल करें, तो इसको रोका जा सकता है। इसके बाद जो है विभिन्न और पहलू हैं, तो उसमें फसल चक्र जो है, क्रॉप रोटेशन, वो करके आप इसको रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये रोकने का हम काम कर सकते हैं और हमारे जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस तरह से बहुत और सारे चीज़ हैं जिनको हम अपना के अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।